वेरी गुड, शाबाश, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? करें स्टार्ट। यस यस, शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड, फुल जोश में एकदम, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। तो होमवर्क लिखो बेटा अपना। स्ट्रिंग वेव कंप्लीट, ठीक है। मॉड्यूल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसकी थ्योरी कंप्लीट कीजिए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स कीजिए, प्लस HC वर्मा पूरी कंप्लीट कीजिए, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी, ठीक है। बच्चों वेव्स पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे बोल रहे मॉड्यूल कंप्लीटेड, शाबाश। परफेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो देखो वेव्स में, देखो एसएचएम वेव्स ना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है, मैकेनिक्स से बहुत अलग है, ठीक है। तो इसकी पूरी थॉट प्रोसेस बिल्डअप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सवाल सॉल्विंग अब बहुत जरूरी है। तो हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, स्ट्रिंग वेव्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सवाल सॉल्व करने की बारी है, खूब सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, शाबाश। वो आखिरी में कराएंगे अनीश, परफेक्ट, ठीक है। तो क्या हमारे साथ जुड़ गए सारे बच्चे? ओके, आई, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज डाउट सेशंस, ठीक है, आज डाउट सेशन हम रखेंगे। टाइम मैं आपको बता दे रहा हूं, 2:30 PM। ठीक है, तो जो फ्यूचर में डाउट आने वाले हैं वो आज कवर करेंगे, ठीक है। तो 2:30 PM पे हमारे आज डाउट सेशन क्लास होगी। क्लास से पहले ही मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है। सिर्फ सवाल सॉल्व करेंगे, डाउट सेशन में सिर्फ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1.5 आवर की करीब करीब 4 बजे तक चलेगी क्लास। यस, ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों ने पिछला एसएचएम का डाउट सेशन मिस किया था, तो मेरी रिक्वेस्ट है ना, आप लोग डाउट सेशन अगर मिस कर लेते हो तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना उसकी, जो भी मैं डाउट सेशंस ले रहा हूं। हाँ, वैसे ही एसएचएम के डाउट सेशन में भी कुछ नए सवाल कराए थे, आज भी हम कुछ नए सवाल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो पढ़ाऊंगा देव में वो कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा, ऑप्शनल है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों का ये टाइम स्लॉट फ्री है, तो आपको आना चाहिए, सजेस्टेड है। अगर नहीं आ पा रहे तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। यस, शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ा रहे कहानी को। चलिए, तो कहां थे हम? स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग विथ फ्री एंड।
हाँ कोई बात नहीं, तनिष्क बोल रहा है नेट खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं तनिष्क बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। यस परफेक्ट, शाबाश। आई हाँ जिग्नेश, वो बेटा रहने दो अभी। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। तो स्ट्रिंग विथ फ्री एंड में क्या सीखा था अपन ने? अगर फंडामेंटल मोड बनाने जाए तो ऐसा फंडामेंटल मोड है। ये कलर सही लग रहा है कि आपको, ब्लू बैकग्राउंड, कि वापस आ जाए ब्लैक पे? ब्लू अच्छा है? नहीं ब्लैक अच्छा है। ब्लैक ही बेस्ट है। तो ब्लू में फिर कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा, कौन कौन से कलर? वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक नहीं है, रेड है विजिबल, ठीक। ओके चलो फिर आज ब्लू ही रहने देते हैं, आ जाइए। ठीक है जल्दी आओ बच्चों। तो हमने क्या सीखा था, इसको बोलेंगे कैसे हम? ठीक है, ये तो आपका फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल ओवरटोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, करेक्ट। और जनरल हमारा क्या आया था? अगर nth ओवरटोन है इसमें तो 2n+1 हार्मोनिक होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2n+1/4l अंडर रूट टेंशन बाय म्यू, करेक्ट। याद हो गई सारी चीजें? कोई डाउट? पक्का? यस वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। तो रेशो वाले सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो देखो कैसे बनाए सवाल, एक बहुत ही सिंपल सवाल बना देते हैं। एक रस्सी है, स्ट्रिंग 1, ठीक है, इसके पास आप अपना सोर्स लेके आए, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क लेके आए या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लेके आए। तो आपने पाया ऑब्जर्व्ड टू वाइब्रेट इन सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, ये रस्सी ऑब्जर्व की गई आपने, तो आपको मिला कि सेकेंड ओवरटोन में ये रस्सी वाइब्रेट कर रही, ठीक है, परफेक्ट। आ जाइए, फिर आप एक और रस्सी के पास लेके गए, स्ट्रिंग 2 के पास लेके गए, स्ट्रिंग 2 के पास लेके गए, सेम सोर्स यहां पे लेके आए, और आपने पाया कि ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है अपनी थर्ड ओवरटोन में, ठीक है। तो सोर्स पहले इसके पास ले गए, तो ये सेकेंड ओवरटोन में वाइब्रेट करने लगी स्ट्रिंग, वही सोर्स जब इसके पास लाए तो ये थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट करने लगी स्ट्रिंग, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं अब आपसे, बताओ? क्या पूछ ले? टेंशन, स्पीड ऑफ साउंड सेम दे देते हैं, स्पीड ऑफ वेव सेम दे देते हैं दोनों में, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव सेम इन बोथ, ये गिवन है, ठीक है। तो लेंथ का रेशियो पूछ लो, L1/L2 रेशियो बताइए, फाइंड रेशियो L1/L2, है ना? करो चलो अभी सवाल ही, आई सवाल कीजिए।
यस बच्चों, आपको ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो ये फिक्स्ड एंड में नेमिंग कैसे होती है? ओवरटोन तो 0 1 2 3 ऐसे ही चलते हैं, और हार्मोनिक 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। करेक्ट। यहां पे तो सेकंड ओवरटोन यानी क्या हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3/2L आता था ना इसके फॉर्मूले में, बताओ। सही लिख रहा हूं दोस्तों? करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। फिर यहां पे आ जाते हैं, तो इसकी नेमिंग याद है? ओवरटोन तो 0 1 2 3 रहेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स, यानी 1 3 5 7। सही बना रहा हूं क्या मैं? बेटा ऋषभ क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, 2n+1 हार्मोनिक इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। करेक्ट। आ जाओ बेटा, स्पीड सेम दी है पराग, स्पीड सेम दी है, मतलब ये √T/μ वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। तो सेवेंथ हार्मोनिक हो गया ना ये, तो ये जो न्यूमरेटर है कितने मल्टीपल हो रहा है वो हार्मोनिक बताता था। तो ये हो जाएगी 7/4L अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। इसकी लेंथ 2 कर दे रहे, इसकी लेंथ 1 कर दे रहे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों फ्रीक्वेंसी में रिश्ता बताओ। शाबाश, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। ठीक है, क्यों सेम हो गई, क्योंकि सोर्स सेम था। ठीक है, तो 3/2L1 अंडर रूट टेंशन बाय म्यू इक्वल टू 7/4L2 अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। ठीक है, तो टेंशन बाय म्यू वाली टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि स्पीड सेम दी है, इधर उधर ले जाओ। तो L1/L2 कितना आ रहा है बच्चों, 6/7 आ रहा है क्या, 6:7। परफेक्ट, शाबाश। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट है पूछो। डन, आगे बढ़े। शाबाश, परफेक्ट। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। चलो अब एक सवाल लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल लिखिए। देखो आपको एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे देते हैं। ये कल दिया था कि मैंने होमवर्क, बताओ इस पे होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था, ठीक है, वेरी गुड। लिख लो बेटा अभी, y इक्वल टू 4 साइन ऑफ πx/15 इंटू कॉस ऑफ 96πt। बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप? डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? जैसे अगर मैं आपसे del y/del t पूछूं, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसमें टाइम है ही नहीं, कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin ωt इंटू ओमेगा। करेक्ट, डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी ना? वेरी गुड, परफेक्ट।
चलो आई, है ना, आगे चलते हैं, सवाल लिखिए। ठीक है, आपको एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी है, सवाल लिखिए, फाइंड लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड्स। ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स की लोकेशन आपको बतानी है, सबसे पहला सवाल। दूसरा पार्ट लिखिए सवाल का, फाइंड इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स। ठीक है, फिर तीसरा सवाल लिखिए, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, सब कुछ सेंटीमीटर्स में। और नेक्स्ट अगला सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड टाइम इक्वल टू 0.25 seconds. Correct. And time equal to 0.25 seconds. Done. लिख लीजिए। सही है हमें? कर लोगे सारे पार्ट? ऐसे फीलिंग आ रही है आपको कि कर सकते हैं सारे पार्ट्स? यस। होमवर्क के होमवर्क कभी नहीं करना है। नहीं प्रीति, नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला एक होमवर्क लिखिए। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, देखिए कंपोजिट रॉड सिस्टम है, दो रॉड्स को ऐसे कनेक्ट किया गया। ये मान लीजिए स्टील रॉड है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ये लेंथ है 0.6 मीटर, ये लेंथ है 0.9 मीटर। ठीक है, परफेक्ट। तो दो रॉड्स हैं, दोनों को ज्वाइन किया गया है, यहां पे कनेक्शन बनाया गया है। ठीक है, आ जाओ। और दोनों रॉड्स को एंड से हिंज किया गया है। ठीक है बच्चों, यहां पे टेंशन के बारे में आपका क्या विचार है? पूरी रॉड में टेंशन के बारे में बताओ, क्या होगा? किस में ज्यादा टेंशन, किस में कम टेंशन? बताओ। सेम होगा, अलग होगा? बताइए। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे सेम होगा, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे, कुछ बच्चे बोल रहे गलत, तो अलग होगा। सेम होगा ना बच्चों? ये वही तो सवाल हो गया जो एनएलएम में पढ़ा था। दोनों तरफ से अगर 10 न्यूटन फोर्स खींच रहे हैं तो पूरी रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन ही तो होता था। वही तो ये सवाल हो गया। दोनों हिंज से बराबर फोर्स होगा, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे, सिस्टम कहीं जा नहीं रहा है, तो दोनों हिंज से बराबर फोर्स होगा। करेक्ट। तो पूरी रॉड में दोनों एल्यूमिनियम और स्टील में टेंशन सेम होगा। देखिए टेंशन क्या गिवन है आपको? टेंशन गिवन है 100 न्यूटन। लिखिए डेटा। एरिया आपको गिवन है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी गिवन है आपको एल्यूमिनियम की
2.6 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ स्टील गिवन है आपको। यस, ये गिवन है डेटा। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। सवाल है आप एक सोर्स को पास में लेके आए। ठीक है, जैसे मान लो ट्यूनिंग फॉर क्या, कोई भी एक मैकेनिकल सोर्स आप लेके आए पास में। तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, आपको क्या मिला? आपको गिवन है कि जब आप सोर्स को इस सिस्टम के पास लेके आए तो आपने ये पाया कि एल्यूमिनियम वाली रॉड में भी स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई और साथ ही साथ स्टील में भी स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई। ठीक है, क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि जब आप सोर्स पास लेके आए, ठीक है, तो दोनों में एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई। दोनों की अलग अलग अपनी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही होगी, एल्यूमिनियम में अलग, स्टील में अलग। लेकिन कहीं पे भी बच्चों आपको ये नहीं गिवन है कि कौन से मोड में वाइब्रेशन हो रहा है। तो आप क्या मानोगे बताओ? बस आपको गिवन है कि सोर्स पास लेके आए और दोनों में एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई या फिर वाइब्रेशन सेटअप हो गए। चलो, बच्चे बोल रहे फंडामेंटल मानेंगे। क्यों फंडामेंटल मानेंगे? क्यों फंडामेंटल मानेंगे भाई? बताओ, कैसे डिसाइड किया आपने, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक? वो तो मैंने आपको बस एक गिटार में बताया है कि फंडामेंटल मानना है कि रस्सी को दोनों तरफ से हिंज कर रखा है, उसको ऐसे प्लग करोगे तो फंडामेंटल में। लेकिन सोर्स जब पास लेके आ रहे हैं तब क्यों फंडामेंटल भाई? सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक में नहीं हो सकते ये लोग? कुछ भी हो सकता है ना? तो क्या करें? हाँ, देखो बच्चे बोल रहे हैं एन मान लो। शाबाश, तो इसमें मान लेंगे nth हार्मोनिक में वाइब्रेशन आया। ठीक है, इसको मान लेंगे nth हार्मोनिक में वाइब्रेशन आया। तो इसमें कौन सा हार्मोनिक मानू? स्टील में। नहीं कुशाग्र, क्यों सेम क्यों? फिर से वही बात। अरे ये अलग एल्यूमिनियम की रॉड है, ये अलग स्टील रॉड है, दोनों में स्पीड अलग है, देखो टेंशन अलग, डेंसिटी अलग। तो सेम क्यों बोल रहे हो आप? उसका पता ही नहीं, तो उसका नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ गोपाल, वो भी अच्छा आइडिया है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसको मान लेंगे अपन कुछ एम हार्मोनिक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। इसका फॉर्मूला क्या चलेगा? m/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, वो सब स्टील का, लेंथ टेंशन म्यू, ये सब एल्यूमिनियम का, इसलिए 1 1 1 लिख देता हूं। यहाँ पे ये 2 2 2 लिख देते हैं। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में क्या रिश्ता होगा? दोनों का सेम है वैभव। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है बेटा, डायग्राम से भी शो हो रहा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम होगी? क्योंकि सोर्स सेम था। समझ गए? वेरी गुड। सवाल लिखो चलो, इसका सवाल लिखिए। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द वायर। सवाल लिखो, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द वायर। बेटा कुशाग्र, ये म्यू कहां गया बेटा? म्यू भी तो देखना पड़ेगा,
है ना? तो जो कुशाग्र लिख रहे हो चैट में वो गलत है। सवाल लिखो बच्चों। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस आर सेट अप इन द वायर by an external source, by an external source, full stop। आगे लिखिए find the lowest frequency of the source, find the lowest frequency of the source for which standing waves are formed, find the lowest frequency of the source for which standing waves are formed such that the junction or joint or interface, ये जो joint है, such that the junction or interface or the joint is a node, such that the junction या फिर joint or interface is a node। समझ गए बच्चों? चलो आगे। यस, ये होमवर्क है पूरा। होमवर्क से याद आया, मैं आपको पुराने होमवर्क के सॉल्यूशंस भेज दे रहा हूं अभी। हाँ बच्चों, मैंने आपको अभी पुराने जो क्लास के होमवर्क्स दिए हैं उसके सॉल्यूशन भेजे। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। सारे होमवर्क किया करो बच्चों जो भी मैं देता हूं। शाबाश, ऑल डन, वेरी गुड। फिर चेक कर लेना उससे। हाँ जी दिनेश, वो भी भेजता हूं बेटा। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। हाँ अस्तित्व, वो भी भेजता हूं बेटा जल्दी से जल्दी। रोटेशनल की वर्कशीट और वेव्स के सॉल्यूशन भेजते हैं। परफेक्ट, आ जाइए। चलो अब एक सवाल कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो ये करने से पहले, ठीक है, आपके साथ थोड़ा डिस्कशन किया जाए। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। ठीक है, अगर अभी एक वेव ट्रेवल कर रही है और एक बाउंड्री आ जाए, ठीक है, या फिर मीडियम चेंज हो, तो मीडियम चेंज होने पे क्या क्या होगा वेव के साथ, बताओ। हाँ बेटा वैष्णवी, टेंशन सेम है, बोल दिया ना पहले ही, टेंशन सेम है। दोनों में टेंशन 100 लिखेंगे भाई, ठीक है। चलो इधर आओ। हाँ, एक बाउंड्री आई बच्चों, ठीक है। अगर एक वेव, जैसे ये वैसा हो गया ना 10th का सवाल, कि एक वेव दो मीडियम की बाउंड्री पे आई, इंसिडेंट हुई वेव, ठीक है। तो क्या क्या आप बोल सकते हो? शाबाश, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वेव धीरे 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 बाउंड्री पे आई, जब बाउंड्री पे आएगी एनर्जी, तो इस वेव के साथ क्या क्या फिनोमिना होंगे, ये आपने बचपन में पढ़ा है बच्चों। तीन चीजें होती हैं वेव जब भी बाउंड्री पे आती है दो मीडियम की, तो क्या क्या? वेरी गुड, रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन या फिर एनर्जी लॉस। ठीक है, या तो वेव टकरा के वापस आएगी रिफ्लेक्शन, या तो वेव टकरा के आगे चले जाएगी रिफ्रैक्शन, या तो एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाएगी या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। याद है पढ़ाई? वेरी गुड, शाबाश। तो वैसा अपनी वेव के साथ भी होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वेव के साथ भी। करेक्ट करेक्ट। तो अभी शुरू कर रहे हैं, एक एक फिनोमिना अपन स्टडी से अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। पहला लिखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। बच्चों एक वेव भेजी आपने और आगे जाके ये एंड फिक्स्ड है, ये पॉइंट पी है स्ट्रिंग का जो कि हिंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये वेव आगे गई, मान लीजिए क्रेस्ट है, आगे जा रहा है, तो यहां पे टकराएगा, यहां पे पी पे बाउंड्री आ गई। यस, ये वॉल रिजिड है, ये वॉल रिजिड है, ये फिक्स्ड एंड है। तो आपको सोचना है बच्चों रिफ्लेक्शन वेव कैसी दिखेगी वापस आते हुए। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव आपको कैसे दिखेगी? पहला ऑप्शन ऐसी दिखेगी वापस आते हुए, दूसरा ऑप्शन ऐसे दिखेगी वापस आते हुए। ठीक है, कैसे शेप होगा आपको बताना है, सोचिए सोचिए, पी पे हो क्या रहा है? सोचिए पी पे हो क्या रहा है? नहीं कुशाग्र बेटा, ऐसे नहीं सोचना है। हाँ गोपाल बताता हूं, वो सही बोल रहे हो। नहीं अर्जव, आ जाओ। ठीक है, इसका थॉट प्रोसेस करते हैं। चलो, है ना, एकदम बेसिक। अगर हम फोर्सेस से सोचें, ठीक है, बहुत इजी तरीके से सोचें अगर, तो बताओ मेरे को, ये वेव जब पी पे जाएगी तो पी को किधर फोर्स लगाएगी? नहीं, अरे राइट और लेफ्ट में कैसे फोर्स लगा सकती, कैसी बात कर रहे हो? ये वेव पार्टिकल को सिर्फ ऊपर नीचे ले जा सकती ना यार। आप ऐसे क्यों बोलते हो कि वेव जाके पी को राइट में फोर्स लगा रही है लेफ्ट में? क्यों? वेव पार्टिकल को लेफ्ट राइट में थोड़ी ले जा रही है, ट्रांसवर्स वेव है ना ये। ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल को ऊपर नीचे ले जाती है, तो ये वेव पी को किधर फोर्स लगा रही है? शाबाश, ऊपर, ऊपर, करेक्ट। ठीक है, तो इसने पी पॉइंट को यानी इस दीवार के पॉइंट को ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, परफेक्ट। तो स्ट्रिंग ने दीवार को ऊपर फोर्स लगाया, तो एक्शन रिएक्शन से बताओ बेटा, दीवार वापस स्ट्रिंग को किधर फोर्स लगाएगी? नीचे। वेरी गुड। तो दीवार ने रस्सी को वापस किधर फोर्स लगाया? नीचे। तो रस्सी दीवार का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी क्योंकि दीवार बहुत हैवी है, लेकिन दीवार के फोर्स के कारण रस्सी पे जरूर इफेक्ट आ जाएगा, और जब वेव टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो ये शेप में आएगी। इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन यानी क्रेस्ट गया और ट्रफ आया, यानी फेज डिफरेंस ऑफ पाई अकर्स। बताइए, लिख लिया ही? चलो, अब बच्चे एम्पलीट्यूड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अगर पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई तो एम्पलीट्यूड क्या बोलोगे?
सेम रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। फिर कुछ एनर्जी का नुकसान हो गया, एनर्जी लॉस हो गई, तो फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। हाँ, यस। तो वो सवाल को देना पड़ेगा आपको कंडीशन। अगर बोले नो एनर्जी लॉस कंसीडर करना है, ओनली रिफ्लेक्शन करना है, तो जितना एम्पलीट्यूड गया उतना वापस आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है क्या? ब्लैक कलर ही कर दूं? बच्चे बोल रहे हैं एक दो। नहीं नहीं, ठीक, ब्लैक कलर रख देता हूं। ठीक है, अब सही लग रहा है? चलो, वेरी गुड। अच्छा, एम्पलीट्यूड का रिश्ता कैसे होगा? एक बच्चा बोल रहा है एनर्जी हाफ तो एम्पलीट्यूड हाफ। अरे ऐसे कैसे? सबसे पहली बात, एम्पलीट्यूड अगर ए गया और ए ही वापिस आ जाएगा, कब? जब एनर्जी लॉस जीरो है। जब कोई एनर्जी लॉस नहीं तो जितना एम्पलीट्यूड गया उतना वापस आ गया। नेक्स्ट, अगला सेक्शन। अब बोल रहा है एनर्जी हाफ हो गई अगर, तो एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा क्या? गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, एक बच्चे ने स्टेटमेंट लिखा है कि सर इफ एनर्जी लॉस हो गई हाफ, रिमेनिंग एनर्जी हाफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव हाफ हो जाएगा। गलत है ये। क्या एनर्जी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती? नहीं। यस, तो पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहां पे एनर्जी पर यूनिट, यहां पे इस इंस्टेंट पे आप पावर की बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फिर ये फॉर्मूले की कंडीशन देनी पड़ेगी सवाल को, उसके हिसाब से करेंगे, है ना। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड पे नहीं है प्रोपोर्शनलिटी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। वेरी गुड प्रणव, बताना मेरे को बेटा। ठीक है, समझ गए ना? तो उसके हिसाब से कंडीशंस बनेगी कि एम्पलीट्यूड अगर हाफ हो गया तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, इसको मैं बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहता हूं आपके साथ। आई, ठीक है, अपन एकदम डिटेल में पी पॉइंट पे आ जाते हैं और एकदम एकदम पी पॉइंट पे हो क्या रहा होगा पूरा स्टडी करते हैं। ये पॉइंट पी, चलो पहले वेव एकदम करीब आ गई यहां पे। ठीक है, चलो फिर अगर मान लो ये बाउंड्री नहीं होती तो वेव कुछ ऐसे हो जाती और आगे निकल रही होती। है ना, लेकिन बाउंड्री आ गई। तो बाउंड्री आने से देखो बच्चों, अब मैं दोनों हिस्सों को अलग अलग कलर कर दे रहा हूं। ये ग्रीन कलर, ठीक है, ये पिंक कलर। चलो, तो ये पिंक कलर वाला पोर्शन तो अब तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो ये पिंक कलर वाला पोर्शन क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्ट हो गया होगा। समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, तो पिंक कलर वाला यहां से हटा दें अपन, क्योंकि यहां तो जगह है ही नहीं, तो वहां पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो टकरा के वापस आया होगा। अगर पिंक सेक्शन यानी अगर दूसरा हाफ ऑफ द वेव ऐसे ही वापस आता, यानी ऊपर क्रेस्ट था तो क्रेस्ट के फॉर्म में ही वापस आता अगर, तो बताओ मेरे को इस इंस्टेंट पे पी पे कितनी वेव हो गई? यस, दोनों वेव हो गई। क्या आपको समझ में आ रहा है कि पी पे इस इंस्टेंट पे इंसिडेंट वेव का भी इफेक्ट है और रिफ्लेक्टेड का भी इफेक्ट है? ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट आई थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्शन हुआ, तुरंत होता है रिफ्लेक्शन।
जैसे ही इंसिडेंट वेव का थोड़ा सा पोर्शन अंदर एंटर होता, वैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो P पे इस इंस्टेंट पे कितनी वेव्स हो गई? 2 हो गई। शाबाश। अब देखो, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों हो जाते तो P पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाता, अभी बताओ। हाँ, डबल हो जाता ना। लेकिन अपना P पॉइंट तो क्या है, फिक्स है। तो P को फिक्स रखने के लिए ये जो हाफ सेक्शन था, जो रिफ्लेक्शन होना है, वो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। यानी क्रेस्ट आए तो ट्रफ के फॉर्म में वापस जाएगा। क्यों? अब देखो, इस इंस्टेंट पे P पे कितनी वेव हो गई? 2। एक इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड, और दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो P का डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। क्या आपको ये समझ आया? तो मैंने आपको ये 2 तरीकों से समझाया है कि इन्वर्जन क्यों हुआ। ऐसे वेव जा रही है, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इन्वर्जन होगा, यानी क्रेस्ट गया तो ट्रफ आएगा, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। ठीक है। क्या 2 तरीके सीखे अपन ने? पहला तरीका तो अपन फोर्स से समझ सकते हैं कि वेव दीवार को ऊपर फोर्स लगाएगी तो दीवार स्ट्रिंग पे नीचे फोर्स लगाएगी, तो दीवार के फोर्स के कारण इन्वर्ट हो जाएगी। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इंस्टेंट पे P पे दोनों वेव का इफेक्ट है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। करेक्ट। तो P का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के कारण होगा, मिक्स होगा। तो वो होना चाहिए 0 नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फिक्स्ड है। तो इसलिए एक ऊपर तो एक नीचे होनी चाहिए। आया ये कंसेप्ट समझ में? बताइए, किसी को कोई डाउट है? पूछिए। शाबाश, परफेक्ट। अब नेक्स्ट, बच्चों, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। आपने एक वेव पल्स सेंड करी है, और यहां पे जो P है वो फ्री है, पार्टिकल P फ्री है ना, उसके कोई रोकने वाला नहीं। यहां से वेव जा रही है, पार्टिकल फ्री है। हाँ बिल्कुल प्रणव, ठीक है। चले, प्रणव बोल रहा है सर फर्स्ट वाला कंसेप्ट इजी था, फोर्स से सोचना। तो बिल्कुल फोर्स से सोच सकते हो, मैंने दोनों तरीके बताए आपको। यहां पे आ जाइए। अब बताइए, तो कोई फोर्स लगाने वाला है क्या? कोई वेव को इन्वर्ट करने वाला है क्या? यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वेव इन्वर्ट होगी ही नहीं। तो क्रेस्ट क्या है? तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कौन आएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रेस्ट ही आएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव ऐसे गई तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ जाती। हाँ, कोई इन्वर्जन नहीं होगा, नो इन्वर्जन। ठीक है। हाँ, हर बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन तीनों केस होते हैं। ठीक है, रियलिटी में हर बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन तीनों होंगे, लेकिन अपन अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला हिस्सा देख रहे हैं। वो अलग है चिन्मय, अभी सिर्फ फ्री एंड बोला है बस। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब देखो, P पॉइंट पे थोड़ा एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं। P पे आ जाओ, आ जाओ। P पे एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लीजिए जब इंसिडेंट वेव आ रही है,
ठीक है, पी के एकदम करीब आ गई। ठीक है, अब सोचो कि और आगे जब निकलती तो कुछ ऐसे निकल जाती, लेकिन और आगे जाने की जगह ही नहीं है। इस पॉइंट के बाद तो आगे जगह ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट होगी एनर्जी। तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा, मैं आपको वापस से ग्रीन और पिंक शेड कर देता हूं। तो ये पिंक शेड का क्या होगा, इसके लिए तो आगे जगह ही नहीं ना वेव के लिए, तो पिंक शेड वाला जो वेव है, यानी वेव का ये वाला हिस्सा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, यहां से हटा देते हैं। तो जरा बताओ, पी पे नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पी पे एक टाइम पे दो वेव है, अभी दोनों वेव उसको ऊपर उठा रही है, शाबाश। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी होगा 2a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी होगा 2a, यस। और ये हमने पढ़ा भी है, कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है ये देखो, ये देखो। फ्री एंड क्या होता था? एंटी नोड। और एंटी नोड का एम्पलीट्यूड क्या होता है? एंटी नोड का एम्पलीट्यूड कितना होता है? 2a। ये देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है ना। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी होगा 2a। तो फ्री एंड जो है, वो फ्री एंड बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा ही डिस्प्लेस होता है। क्या आपने ऐसा रियल लाइफ में देखा है? कोई एग्जांपल बता सकते हो रियल लाइफ का? क्या आपने कहीं पे वेव जनरेट की, छोटी सी डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो फ्री एंड थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप चादर को जब झटकते हो तो आप ये देख सकते हो कि जो आखिरी पॉइंट होता है वो थोड़ा ज्यादा ही ऊपर जाता है। करेक्ट। और और कहां देखा है वो यार? एक क्या होता है, चाबुक, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विप, हंटर। देखा है क्या? उसमें अगर आप थोड़ी सी वेव जनरेट करो तो जो आखिरी पॉइंट होगा वो ज्यादा ही ऊपर चले जाएगा, क्योंकि वो फ्री एंड है। फ्री एंड को रोकने वाला कोई नहीं है। फ्री एंड को लेफ्ट साइड वाले तो ऊपर धकेलेंगे, राइट साइड से कोई रोकने वाला नहीं है। तो पी एंड का, फ्री एंड का सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा नूडल्स खाते टाइम। हाँ, जिम में भी बोल रहे बच्चे, जिम में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट, है ना। और देखो, मैं आपको एक और थॉट प्रोसेस देता हूं, ठीक है? आ जाओ, है ना। अब देखो, ये वेव इधर आएगी, तो इस वेव के हिसाब से पी पॉइंट ऐसे ऊपर वाइब्रेट करेगा, करेगा, यस। तो अब देखो, सुनना, जब ये वेव आ रही है तो क्या ऐसा लगेगा क्या, जब पी वाइब्रेट कर रहा है तो पी के वाइब्रेशन के दौरान क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड वेव के लिए पी खुद ही सोर्स हो गया? कि वेव आई, पी वाइब्रेट हुआ, तो पी ऐसे वाइब्रेट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए पी खुद ही सोर्स हो गया है। शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये भी मैंने आपको एक थोड़ा, ठीक है, थॉट प्रोसेस दिया है। चलो, अब दो वेव का सुपर पोजिशन देखेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस देखेंगे, दो वेव का सुपर पोजिशन, दो वेव पल्स का सुपर पोजिशन देख रहे हैं। दो वेव पल्स का सुपर पोजिशन देख रहे हैं, कैसे?
एक वेव ये है, एक वेव ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। यहां पे एक वेव जनरेट की, वो आगे ट्रांसफर हो रही है। यहां पे एक वेव जनरेट की, वो आगे ट्रांसफर हो रही है। दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे पॉइंट पी पे आने वाली हैं। तो जब दोनों एकदम मिक्स होंगे तो आपको शेप बताना है और उसके बाद के शेप बताने हैं। करो डिस्कशन, जरा डायग्राम बनाओ। बताइए। हाँ रौनक बेटा, बस बस रौनक, सिर्फ वेव पल्स है, बस दो, कंटिन्यूअस वेव्स नहीं आ रही है। बस इन दोनों का कैसा आएगा वो बताना है। आ जाइए। चलो, क्या ये जब दोनों वेव मिलेंगी तो इनका कोलिजन हो जाएगा, ऐसे टकरा जाएंगी, टकरा के एनर्जी खत्म हो गई? ऐसा होगा क्या? क्या ये कुछ कोलिजन हो रहा है, कि कुछ टक्कर हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई कोलिजन्स नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ऊपर नीचे। यहाँ पे वाइब्रेट ऐसे थोड़ी, ये तो ये ऐसे पार्टिकल्स थोड़ी आके टक्कर कर रहे हैं। ये तो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसे मूव हो रही है। ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर नीचे है बस। तो यहाँ पे कोई एनर्जी का टक्कर नहीं हो रही है, कोई लॉस नहीं होगा। आओ, ये अगर एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड है, तो ये दोनों वेव पी को किधर लेके जाना चाह रही है? ऊपर। तो नेट में पी का क्या होगा? तो जब दोनों वेव पी पे मिलेंगी तो ऐसा होगा डायग्राम। अब दोनों वेव मिल गई पी पे, तो दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों ऊपर ले जाना चाह रही है। तो पी पे नेट डिस्प्लेसमेंट 2a आ जाएगा। तो जब दोनों का एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगी तो शेप ऐसा होगा। वेरी गुड। हाँ प्रकृति, वो तो उसमें एयर का भी इन्वॉल्वमेंट है प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे अलग है, इस पे ध्यान देते हैं अभी। हाँ, अब जैसे लोग बोल रहे स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो स्टैंडिंग वेव तब बिल्कुल सही बात है, स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, लेकिन तब जब पूरी कंटिन्यूअस वेव्स आती रहती। अभी तो बस दो पल्स है ना, तो इसलिए स्टैंडिंग वेव नहीं है, बस इन दोनों का आपको बस बनाना है डायग्राम। नहीं हट जाओ। वेरी गुड। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये अभी तो मिल गए, इसके बाद ये अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये अगर पल्स 1 है तो पल्स 1 अपने रास्ते निकल जाएगी। ये पल्स 2 है, पल्स 2 अपने रास्ते निकल जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं रास्ते में।
नहीं, वैनिश क्यों हो जाएगी, एनर्जी गायब क्यों हो जाएगी? प्रणव प्रणव बोल रहा है दोनों वेव खत्म। अरे एनर्जी खत्म कैसे हो गई बेटा प्रणव? ठीक है, समझ गए? हाँ, अपने अपने एम्पलीट्यूड ए के साथ, ये एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड ए, दोनों पल्स अपने अपने रास्ते निकल जाएंगी। एनर्जी है नहीं ये, तो एनर्जी थी, ट्रेवलिंग हो रही थी, जब दोनों मिले तब इंटरफेरेंस हुआ, तब आपका शेप ऐसा हो गया बस। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। पार्टिकल्स थोड़ी है ये कि टक्कर हो गई एकदम। ठीक है, हाँ, ये वैसा नहीं है कि दो दो पार्टिकल आ रहे थे टक्कर हो गई, ऐसा नहीं है। वो क्या दिखाते हैं मूवीज में, ऐसे दो इंसान आए टकरा गए, ऐसा नहीं है। वो कुछ होता है ना कि इंसान के आर पार चले जाता है। क्या भूत? हाँ, वैसा टाइप से वो ऐसे ट्रेवल हो जाएंगे। ठीक है, जब जब मिलेंगे तब इंटरफेरेंस होगा, उसके बाद अपने अपने रास्ते। ठीक है, हटा दूं? चले आगे? ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कितने बच्चे सही शेप बना पाएंगे। एक स्क्वायर वेव है बच्चों, और एक ट्रायंगुलर वेव है। ये आपने शायद मॉड्यूल के एग्जांपल्स में देखे होंगे। दोनों की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये वेव पल्स की लेंथ, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी, इसका 2 सेंटीमीटर है और इसका हाईएस्ट पॉइंट का है 2 सेंटीमीटर। दोनों की स्पीड दे देते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेफ्ट से स्क्वायर पल्स आ रही, राइट से ट्रायंगुलर पल्स आ रही, ये दोनों मिलने वाली। ठीक है, चलो आगे चलें। टाइम इक्वल टू 0 पे इनकी बस जस्ट अबाउट टू मीट है। ये ठीक है, आपको बताना है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे शेप कैसा होगा। आपको बताना है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे शेप कैसा होगा। सोचो जरा। हाँ, कोइंसाइड हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोइंसाइड होके नेट शेप कैसा बनेगा वो बताना है। तो दोनों का इफेक्ट देखना है। हाँ कुशाग्र, ऐसा ही कुछ? नहीं प्रणव? हाँ ऋषभ, ऐसे ही कुछ? हाँ प्रकृति, सोचो सोचो बच्चों, बड़ा मजेदार है। बना लिया? वेरी गुड मिहिका, बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ पे पूरा ट्रायंगल बेटा ओवरलैपिंग हो रही मिहिका। नहीं सुहानी, अरे मॉड्यूल वाला सवाल का जवाब दे रहे हैं बच्चे। अरे यहाँ पे पूरा ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऐसे पूरी कंप्लीट ओवरलैपिंग हो गई है। ये ऐसा है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट सही बनाया क्या मैंने? देखो टाइम 1 पे ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इन दोनों का नेट शेप बनाना है आपको।
आप सोचो पार्टिकल्स को कौन कैसा डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहा है। ठीक है, चलो स्क्वायर क्या करता है, सोचो जरा, स्क्वायर क्या कर रहा है, यहां पे जितने पार्टिकल्स हैं सबको क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएगा। स्क्वायर शेप की वेव क्या करेगी, सारे पार्टिकल्स को, यानी इन सबको 2 सेंटीमीटर ऊपर तो ले ही जा रहा है, तो स्क्वायर 2 सेंटीमीटर तो ऊपर लेके ही गया सबको। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल 2 सेंटीमीटर ऊपर तो पहुंच गए स्क्वायर के कारण, तो सब इधर आ गए। ठीक है, अब ट्रायंगल का इफेक्ट ऐड करो उस पे, तो ट्रायंगल बीच वाले को 2 ऊपर ले जाएगा, और तो बीच वाला पार्टिकल टोटल 4 ऊपर आ जाएगा, और बाकी ये वाला ट्रायंगल का शेप एग्जैक्ट वैसे आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल का शेप एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा। तो ये पार्टिकल का नेट डायग्राम हो गया। हाँ, घर बन गया, हट बन गई। वेरी गुड, समझ गए। तो स्क्वायर का तो पूरा का पूरा आ गया इफेक्ट, स्क्वायर ने सबको ऊपर उठा दिया, और फिर ट्रायंगल का पूरा एग्जैक्ट शेप कॉपी कर दो आप। हाँ, मतलब ट्रायंगल में सबको 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठा दिया, यानी ट्रायंगल पूरा 2 सेंटीमीटर से ऊपर शिफ्ट हो गया। बेटा प्रीति वो अलग है प्रीति बोल रही मॉड्यूल में तो अलग बनाए अरे वो अलग टाइम है बेटा। चलो बच्चों, चले आगे, ये समझ आ गया। अभी देखो क्रिश आएगा समझ में। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो टाइम 0 हो गया, टाइम 1 हो गया। अब टाइम हाफ सेकेंड बताओ जरा। टाइम 0 पे ये स्टैंडिंग थी, टाइम हाफ सेकेंड पे शेप बताइए। हाफ सेकेंड पे बताइए शेप। हाँ, अब आधा ट्रायंगल और आधा स्क्वायर को इंसाइड कर रहे हैं। बना लिया अब शेप कैसा होगा, अब शेप सिर्फ ये, तो ये वाला सेक्शन है जब सुपरपोजिशन हो रही है। इससे पहले वाले सेक्शन को कर देता हूं मैं ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है उससे कोई वेव नहीं मिल रही। इसके बाद वाला कर देता हूं पिंक, पिंक कलर का जो ट्रायंगल है उससे कोई वेव नहीं मिल रही, तो यहां पे और यहां पे सुपरपोजिशन नहीं हो रहा है, तो यहां का और यहां का शेप एज इट इज रहेगा। बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है, बीच में शेप चेंज होगा। हाँ हाँ, नहीं बहुत मजा आता है इसको ड्रॉ करने में। वेरी गुड, तो शेप कैसा हो जाएगा बताओ। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज बना देते हैं, राइट हैंड साइड भी एज इट इज बना देते हैं। ठीक है, यहां पे शेप कैसा होगा, तो यहां पे शेप क्या होगा, स्क्वायर ने सबको 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, तो सारे पॉइंट 2 से ऊपर उठ गए, और ट्रायंगल का जो शेप है ये पूरा शेप एज इट इज आएगा, बस सब स्क्वायर के कारण ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी ऐसा, ये नेट शेप, ये नेट शेप हो गया। तो फाइनली जो नेट डायग्राम है वो ऐसा होगा।
ये सही बना है? यस। वेरी गुड, परफेक्ट। अरे वाह कविश, सही है। चैट में ड्राइंग कर ली कविश ने एकदम। अच्छा, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? ऐसा प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्ट प्रैक्टिकली होगा। यहाँ पे कोई भी मजाक नहीं चल रहा है, कुछ थ्योरेटिकल नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट में शेप ऐसा हो जाएगा, फिर आगे निकल जाएंगे अपने अपने शेप में। सही में ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे नहीं, प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल आपके लिए थोड़ा कम है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी वेव आप जनरेट नहीं कर पाओगे ना, है ना। आप ऐसे जब आप किसी भी चीज में डिस्टरबेंस लाते हो तो वो एक डोम ही बनता है, क्रेस्ट ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट से आप लैब में ये करवा सकते हो। नहीं नहीं गोपाल, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग वेव चैप्टर, स्ट्रिंग वेव चैप्टर। तो स्ट्रिंग वेव चैप्टर यहां पे हम खत्म कर रहे हैं। नहीं कुशाग्र, उसने चैट में कैसे बनाया? अब वो सब पूछ रहे चैट में कैसे बनाया? लैपटॉप का यूज करके बनाया। हाँ श्रेय, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। इसके बाद आगे की कहानी हम करेंगे डाउट सेशन में। ठीक है, आज डाउट सेशन का टाइम है 2:30 PM। तब मैं स्ट्रिंग वेव पे कुछ और सवाल करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा आप, साउंड वेव्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, साउंड वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, साउंड वेव्स। अरे हाँ हाँ, कुछ भी मिला सकते हो बेटा, कोई भी मिला सकते हो। स्क्वायर में सेमी सर्कुलर मिला दो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल, स्क्वायर में स्क्वायर, बहुत मजा आएगा आपको। आप ऐसे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स आधे से ज्यादा, ऑलमोस्ट 70% चैप्टर हमारा ऑलरेडी डन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है वो सेम है। ठीक है, इसमें जो स्टैंडिंग वेव के कंसेप्ट है वो सेम है। ठीक है, यानी उनमें बस हम हेडिंग डालेंगे, वही सेम चीजें लिखेंगे और फटाफट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव की जो बातें हैं वो सेम है। तो साउंड में जो एक्स्ट्रा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो साउंड में जो एक्स्ट्रा चीज है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले, साउंड होती क्या है? लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ऑडिबल रेंज बताओ जल्दी। साउंड की ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फिर अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होती है? मैं सुना होगा ना, सोनार वगैरह में यूज होता है अल्ट्रासोनिक रेंज। हाँ, शिप्स में, करेक्ट। हाँ, 20,000 से ज्यादा।
और आपने सुना होगा बैट्स आपस में बातें करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। हाँ, बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करते हैं और अल्ट्रासोनिक रिसीव भी करके डिटेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, बैट्स अपना शिकार करते हैं उससे। और इंफ्रासोनिक क्या हो गया, <20। ठीक है, चले आगे। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप से खेल रहे हो, खेलते लो, सारी फ्रीक्वेंसी सुनो। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा हूं, एक सोर्स लिया अपन ने, वो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगा। एक सीटी निकलती है, ठीक है, वो जब मेरे को क्लास में जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको सुनाऊंगा आपको। ठीक है, चलो, परफेक्ट, वेरी गुड। हेलो, यस, चलो आगे चल रहे हैं, थैंक यू। तो मैं जब बोलूंगा 1000 हर्ट्ज रिलीज, तो आपके दिमाग में एक समझ में आना चाहिए आपको कि 1000 हर्ट्ज रिलीज हुआ है मतलब क्या हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ करेंगे आरुष, बिल्कुल, आ जाओ, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब यहां पे भी हम सेम ही वेव की इक्वेशन बनाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, सेम वेव की इक्वेशन बनाएंगे। हाँ ऋषभ, अच्छा मेरे को लिंक भेजना प्रकृति। माधव बोल रहा मेरे को 120 समथिंग नहीं सुनाई देती है। हाँ वो सही बात है। ये पूरा सबको नहीं सुनाई देता बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो कानों की सेंसिटिविटी कम होती जाती है, तो आप पूरी रेंज नहीं सुन सकते हो। ठीक है। वो ऑन एन एवरेज है। आओ, चलो, इसमें y क्या होता है बच्चों? y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, चलें आगे, चलो, है ना? तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज दिन को 2:30 बजे डाउट सेशन है। परफेक्ट, तो हमारे साथ, ठीक है, अभी राहुल सर है, आप लोगों से मिलने आए, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने आए। राहुल सर को पहचानते हो कि नहीं आप लोग? हाँ, वो एसेट का एक वीडियो आया था वो था, और बाकी सारे बच्चे कनेक्टेड है ही, बात ही करी होगी सबने। यस यस, तो राहुल सर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं एलएन इंदौर का। तो आइए राहुल सर, प्लीज, वेलकम, आइए। आवाज आ रही है बेटा आपको? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। बस आपको एक चीज़ बताने आए कि जैसे सबको पता था कि अर्ली बर्ड जो था वो 11 जनवरी तक था, लेकिन अभी चूंकि बहुत सारे मतलब फेस्टिवल्स आ रहे हैं और बैंक हॉलीडे की वजह से बहुत सारे बच्चों ने फीस नहीं जमा कर पाए थे, और काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, हम इसको अवेल करना चाहते हैं सेम बेनिफिट को। तो 16 जनवरी तक इसी अर्ली बर्ड 1 जो बेनिफिट था, जिसमें कि आपको 20,000 का स्पेशल फी बेनिफिट मिल रहा था, और प्लस एसेट की जो स्कॉलरशिप है वो आपकी कंबाइन हो रही थी इसके साथ। तो जिन बच्चों की भी एसेट की स्कॉलरशिप अभी तक है वो इसको 16 जनवरी तक अवेल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं फीस जमा करी है
और मैं आपको इसलिए और बता रहा हूं क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों से देखा है, हम 12th का एडवांस बैच भी रन करते हैं, जो कि अभी 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स की 16 जनवरी तक फीस डिपॉजिट हो जाएगी, वो स्टूडेंट्स एडवांस बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये स्पेशली फेज 1-2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्योंकि उनका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फीस 16 के पहले जमा करके, और जो 12th का एडवांस बैच है आप उसमें भी रजिस्टर करा सकते हैं अपने को। जिसकी फीस जमा नहीं होगी वो एडवांस बैच में रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है वो लास्ट में रिपेंट करते हैं, पछताते हैं कि सर अगर हम एडवांस बैच ज्वाइन कर लेते तो हमको 11th का टाइम मिल जाता, रिवीजन का टाइम मिल जाता, बोर्ड्स का टाइम मिल जाता, कोर्स जल्दी खत्म हो जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे जेई मेन भी 4 बार हो रहा है, फरवरी से स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या है, प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग भी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसा कि और सालों में होता है सेम प्रोसेस हम दे रहे हैं। तो बाकी आपको कोई भी अगर दिक्कत है, अगर फीस से रिलेटेड आपको बात करनी है, तो 0731472850 472850 अपना हेल्पलाइन नंबर है। आप अपने बैच के मेंटर को भी फोन कर सकते हैं, टीचर को पूछ सकते हैं, या हम लोग जो एडमिन पर्सन ग्रुप में एडेड हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से ऐसा ना हो कि आप फीस डिपॉजिट ना कर पाए, तो आपको एकेडमिक के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट से भी पीछे रह जाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं कि आप अपनी फीस जल्दी जमा करें और एकेडमिक और फाइनेंशियल दोनों बेनिफिट का फायदा उठाएं। कोई जो रजिस्टर कर लिया बेटा, 16th के बाद में हम एक कंसेंट फॉर्म फ्लोट करेंगे ग्रुप्स पे कि जो भी स्टूडेंट्स एडवांस बैच में रजिस्टर करना चाहता है वो यस लिख के देगा, उस बच्चे का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन फीस डिपॉजिट करना इसमें मैंडेटरी कंडीशन है। मैं नंबर लिख देता हूं फ्रंट ऑफिस का वापस से। ये नंबर है, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट है, आप इस नंबर पे कर सकते हैं फोन करके, और यहां से वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में कनेक्ट करवा देंगे। कोई और डाउट या क्वेरी तो नहीं आपकी? हाँ, आप इसमें 30,000 की पहली इंस्टॉलमेंट भरें, या अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या नहीं भर पा रहे पूरी फीस, तो 30,000 की पहली इंस्टॉलमेंट भर के रिमेनिंग अमाउंट आप 31 मार्च के पहले डिपॉजिट करवा सकते हैं। आपको वो सेम लमसम का बेनिफिट उसमें भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर दिन को डाउट सेशन में, ठीक है? हाँ बेटा, और आप इस पे पूछ सकते हो डिटेल्स, और कभी कहीं बहुत उलझ जाओ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोगों से भी पूछ सकते हो, बिल्कुल। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खूब मेहनत कीजिए एकदम, शाबाश, बाय।